हेलो दोस्तों। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी लाइफ बिगड़ रही है, जैसे कुछ भी सही नहीं हो रहा। दिमाग में तनाव, चारों तरफ उलझन और हर दिन एक नया डर। मार्क मैनसन की किताब एवरीथिंग इज फक्ड इसी उलझन की सच्चाई बताती है कि जिंदगी असल में उतनी खराब नहीं होती जितनी हमें महसूस होती है। समस्या हमारी सोच है, हमारी उम्मीदें हैं और वो बातें हैं जिन्हें हम अपने मन में दबाकर रखते हैं। यह किताब बताती है कि इंसान तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वह अपनी भावनाओं को समझना नहीं सीखता। हम अक्सर दर्द से भागते हैं, लेकिन यही दर्द हमें मजबूत बनाता है। हम कंट्रोल की चाहत में फंस जाते हैं, लेकिन असली आजादी तब मिलती है जब हम अपने मूल्यों को पहचानते हैं। सोशल मीडिया, तुलना और बड़ी बड़ी उम्मीदें हमें कमजोर बनाती है, लेकिन जब हम अपने अंदर झांकते हैं तब हमें पता चलता है कि सुकून कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छुपा है। आज की इस समरी में हम जानेंगे कि मार्क मैनसन आखिर क्या कहना चाहते हैं और कैसे उनकी बातें हमारी सोच बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसी बुक समरी पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैप्टर 1, उम्मीद का असली मतलब। दोस्तों, मार्क मैनसन इस अध्याय की शुरुआत एक गहरी बात से करते हैं। इंसान उम्मीद के बिना नहीं जी सकता। उम्मीद ही वह वजह है जिसकी वजह से हम सुबह उठते हैं, मेहनत करते हैं और मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन उम्मीद सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं है। मार्क बताते हैं कि उम्मीद का असली जन्म दर्द से होता है। जब हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है, कुछ अधूरा है या कुछ बेहतर हो सकता है, तब हमारे भीतर उम्मीद पैदा होती है। यानी उम्मीद वहीं आती है जहां हम कोई दर्द महसूस करते हैं। अगर जिंदगी पूरी तरह परफेक्ट हो, कोई चुनौती ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो उम्मीद की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। मार्क कहते हैं कि इंसान दो हिस्सों में जीता है। एक हिस्सा जो दर्द, परेशानी और मुश्किलों से दूर भागना चाहता है, और दूसरा हिस्सा जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है। यही दोनों हिस्से मिलकर उम्मीद बनाते हैं। उम्मीद का मतलब सिर्फ सब ठीक हो जाएगा नहीं है। असली मतलब है मैं आज जहां हूं उससे बेहतर बनने की कोशिश करता रहूंगा। लेकिन कई बार लोग उम्मीद को गलत तरीके से समझते हैं। वे सोचते हैं कि उम्मीद का मतलब है दर्द से भागना या तकलीफ को नजरअंदाज कर देना। लेकिन मार्क साफ कहते हैं कि उम्मीद दर्द से भागने का तरीका नहीं है, बल्कि दर्द को समझने और उसे लेकर आगे बढ़ने का साहस है। अगर हम अपनी भावनाओं को दबा दें, अपने डर को अनदेखा कर दें या अपनी समस्याओं को मानने से इनकार कर दें, तो थोड़े समय के लिए उम्मीद अच्छी लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे वही उम्मीद तनाव, चिंता और उलझन बना देती है। उम्मीद तभी मजबूत होती है जब हम अपनी वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। हकीकत से भागकर उम्मीद नहीं बनती, हकीकत को समझकर उम्मीद बनती है। मार्क उम्मीद को दो पुलों की तरह समझाते हैं। एक पुल आज की हमारी स्थिति है और दूसरा पुल कल की हमारी संभावना है। जब ये दोनों पुल संतुलन में होते हैं तब इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन जब हम कल की उम्मीद को इतना बड़ा बना लेते हैं कि आज की हकीकत छोटी लगने लगती है, तब उम्मीद टूटने लगती है और इंसान भी टूट जाता है। इस अध्याय का सार यही है कि उम्मीद एक शक्ति भी है और एक जिम्मेदारी भी। सही तरह से समझो तो जिंदगी को संभालती है, गलत समझो तो जिंदगी को उलझा देती है। चैप्टर 2, दो दिमाग, भावनात्मक दिमाग और तर्क वाला दिमाग। दोस्तों, मार्क बताते हैं कि इंसान एक दिमाग से नहीं चलता, बल्कि दो तरह की शक्तियां उसे चलाती है। एक है भावनात्मक दिमाग और दूसरा है तर्क वाला दिमाग। भावनात्मक दिमाग वह हिस्सा है जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है। जब आप खुश होते हैं, डरते हैं, गुस्सा होते हैं या अचानक कोई फैसला लेते हैं, तो ये काम भावनात्मक दिमाग करवाता है। यह तेज है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। दूसरी तरफ तर्क वाला दिमाग धीरे सोचता है, सबूत ढूंढता है, वजह समझता है, तुलना करता है और फिर फैसला करता है। हम मानते हैं कि हम ज्यादातर फैसले सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन मार्क बताते हैं कि असलियत इसका उल्टा है। ज्यादातर फैसले भावनाएं पहले लेती है और तर्क वाला दिमाग बाद में जाकर उन्हें जस्टिफाई करता है। मतलब दिल फैसला पहले कर देता है और दिमाग उस फैसले के लिए बहाने और वजह ढूंढना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको अचानक कोई चीज पसंद आ जाए, कोई चीज खरीदने का मन हो जाए,
या किसी इंसान पर भरोसा हो जाए तो पहले भावनाएं एक्टिव होती हैं। तर्क वाला दिमाग बाद में जाकर कहता है कि हाँ, ये ठीक है, क्योंकि समस्या तब शुरू होती है जब भावनात्मक दिमाग बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। उस समय इंसान जल्दी जल्दी फैसले लेता है, गलती करता है और फिर खुद को समझाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। दूसरी तरफ अगर तर्क वाला दिमाग जरूरत से ज्यादा हावी हो जाए तो इंसान निर्णय लेने में बहुत धीमा हो जाता है, हर बात में शक करता है और छोटा सा कदम उठाने में भी डर महसूस करता है। मार्क बताते हैं कि जिंदगी ठीक तब चलती है जब ये दोनों दिमाग संतुलन में हो। भावनाएं हमें चलाती है और तर्क हमें दिशा दिखाता है। लेकिन आज की तेज दुनिया में भावनात्मक दिमाग बहुत बार जीत जाता है, क्योंकि मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और हजारों डिस्ट्रैक्शंस हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर देते हैं। दुनिया चाहती है कि आप बिना सोचे तुरंत रिएक्ट करें और यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि इंसान तब मजबूत बनता है जब वह अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना और संभालना सीखता है। जब आप समझ जाते हैं कि कौन सा फैसला भावनाओं से आया है और कौन सा तर्क से, तभी आप सही दिशा चुन सकते हैं। स्मार्क सोचते हैं कि जिंदगी का नियंत्रण दिमाग से चलता है, लेकिन सच यह है कि नियंत्रण तब आता है जब दिल और दिमाग दोनों मिलकर काम करें। चैप्टर 3, दर्द क्यों जरूरी है। दोस्तों, मार्क बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह दर्द को हमेशा बुरा समझता है। जैसे ही हमें थोड़ी भी तकलीफ मिलती है, हम उससे भागने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि दर्द खत्म हो जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन मार्क कहते हैं कि सच इसके उलट है। दर्द सिर्फ तकलीफ नहीं है, दर्द एक संकेत है, एक शिक्षक है और इंसान को आगे बढ़ाने वाली सबसे मजबूत ताकत भी है। अगर हम अपनी जिंदगी पर ध्यान दें तो पाएंगे कि हमारी सबसे बड़ी सीखें, सबसे बड़े बदलाव और सबसे मजबूत फैसले दर्द के समय ही हुए हैं। जब सब कुछ आरामदायक होता है तब हम बदलना नहीं चाहते, लेकिन जब किसी गलती का दर्द, किसी रिश्ते की चोट या किसी असफलता का बोझ हमें दबाता है, तभी हम खुद से सवाल पूछते हैं, मुझे क्या बदलना चाहिए। मार्क बताते हैं कि दर्द से भागना एक तरह की कमजोर उम्मीद पैदा करता है। यह उम्मीद थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन आपको अंदर से खाली कर देती है। जैसे किसी समस्या से भागकर सिर्फ खुद को यह समझाना कि सब ठीक हो जाएगा, जबकि आप जानते हैं कि असल में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। इससे दर्द खत्म नहीं होता, बस दब जाता है और बाद में और बड़ा रूप ले लेता है। सही उम्मीद वही है जो दर्द को स्वीकार करती है। मतलब आप मानते हैं कि हाँ, परेशानी है, लेकिन मैं इसे समझकर इससे बाहर निकल सकता हूं। मार्क कहते हैं कि दर्द इंसान को कार्रवाई के लिए मजबूर करता है। अगर दर्द न हो तो इंसान न मेहनत करे, न सीखे, न आगे बढ़े। दर्द हमें बताता है कि हम कहां गलत हैं और हमें किस दिशा में बदलना चाहिए। दर्द के बिना आप मजबूत नहीं बन सकते। जैसे मांसपेशियां जिम में दर्द से ही बनती है, वैसे ही इंसान का चरित्र जिंदगी के दर्द से बनता है। लेकिन इसकी एक शर्त है, दर्द को समझो, उसे महसूस करो और उससे भागो मत। अगर आप दर्द को सही तरह से समझ लेंगे तो वही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। मार्क ये भी बताते हैं कि जो लोग दर्द को दबाते हैं वे ज्यादा चिंता, ज्यादा तनाव और ज्यादा उलझन में जीते हैं। लेकिन जो लोग दर्द को स्वीकार करते हैं वे ज्यादा शांत, ज्यादा मजबूत और ज्यादा समझदार बनते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है, दर्द दुश्मन नहीं है, दर्द वह दरवाजा है जो आपको बेहतर इंसान बनाता है। जब आप दर्द से डरना छोड़ देते हैं तब जिंदगी आपके लिए आसान होने लगती है। चैप्टर 4, कंट्रोल की इच्छा हमें कैसे कमजोर बनाती है। दोस्तों, मार्क बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक है हर चीज पर कंट्रोल रखना। हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें, हर काम हमारी इच्छा के अनुसार हो, हमारी लाइफ में कोई गड़बड़ी ना आए और सब कुछ हमारी पकड़ में रहे। लेकिन यही कंट्रोल की चाहत धीरे धीरे हमें कमजोर बना देती है। जब हम ऐसी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे बस में ही नहीं, तब हमारा मन तनाव, डर और चिंता से भरने लगता है। मार्क कहते हैं कि इंसान के पास असल में सिर्फ 3 चीजों पर कंट्रोल होता है, अपनी सोच, अपना व्यवहार और अपनी प्रतिक्रिया। बाकी सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम अक्सर गलत दिशा में कोशिश करते हैं। हम लोगों के व्यवहार को बदलना चाहते हैं, उनकी सोच पर असर डालना चाहते हैं,
भविष्य को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हैं और यही असफल कोशिश हमें थका देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके बारे में गलत सोचता है तो आप उसे बदल नहीं सकते। अगर दुनिया आपके हिसाब से नहीं चल रही तो आप उसे मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि इन चीजों पर आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। मार्क बताते हैं कि कंट्रोल की चाहत असुरक्षा से आती है। जब हम अंदर से कमजोर महसूस करते हैं, हम बाहरी चीजों को कसकर पकड़ने लगते हैं, लेकिन असली ताकत चीजों को छोड़ देने में है, न कि उन्हें पकड़ने में। जब हम मान लेते हैं कि कुछ चीजें हमारी पकड़ से बाहर है, तभी हम मानसिक रूप से शांत होते हैं। अक्सर लोग यह सोचकर परेशान रहते हैं कि अगर मैं कंट्रोल नहीं करूंगा तो चीजें बिगड़ जाएंगी, लेकिन मार्क कहते हैं कि उल्टा सच है। जितना ज्यादा हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतनी ज्यादा चीजें बिगड़ती हैं। जब हम हर बात को कंट्रोल करना चाहते हैं, तब हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, बड़े फैसलों में घबरा जाते हैं और लाइफ हमें भारी लगने लगती है। लेकिन जैसे ही हम यह तय कर लेते हैं कि मैं सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दूंगा जिन पर मेरा कंट्रोल है, हमारी लाइफ सरल होने लगती है। इस अध्याय का सार यही है, कंट्रोल की इच्छा हमारी ऊर्जा खा जाती है। असली आजादी तब मिलती है जब हम अपनी सीमाएं पहचानते हैं। आप दुनिया को नहीं चला सकते, लेकिन खुद को चला सकते हैं। और जब इंसान खुद को संभाल लेता है तो जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। चैप्टर 5, आज की दुनिया में सब कुछ क्यों खराब लगता है। दोस्तों, मार्क बताते हैं कि आज की दुनिया में हम पहले से ज्यादा सुरक्षित, पहले से ज्यादा सुविधाओं वाले और पहले से बेहतर समय में जी रहे हैं, फिर भी हमें लगता है कि सब कुछ खराब हो रहा है। कहीं भी देखो, सोशल मीडिया पर चिंता, न्यूज में डर, लोगों में थकान और दिमाग में उलझन। सवाल यह नहीं है कि दुनिया खराब है, सवाल यह है कि हमें ऐसा क्यों लगता है। मार्क इसका सबसे बड़ा कारण बताते हैं, हमारी उम्मीदें बहुत बढ़ गई है। हमारे पास जितनी ज्यादा सुविधाएं आई हैं, उतना ही हमारा धैर्य और मानसिक संतुलन कम होता गया है। पहले छोटी खुशियों से सुकून मिलता था, अब हम बड़ी बड़ी उम्मीदों के बिना खुश नहीं हो पाते। दूसरा कारण है सोशल मीडिया। आज दुनिया की हर बुरी खबर कुछ सेकंड में हमारी स्क्रीन पर आ जाती है। कोई घटना हजारों किलोमीटर दूर भी हो, हम उसे ऐसे देखते हैं जैसे वो हमारे सामने हो रही है। इससे हमारे दिमाग को लगातार लगता रहता है कि दुनिया खतरनाक है, जबकि हमारी असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यह अंतर हमारे मन में डर और बेचैनी पैदा करता है। मार्क कहते हैं कि आज की दुनिया इतनी तेज हो गई है कि लोगों को रुककर सोचने का समय ही नहीं मिलता। हर चीज तुरंत चाहिए, हर समस्या का हल तुरंत चाहिए, हर सपना जल्दी चाहिए। जब ऐसा नहीं होता तो हमें लगता है कि जिंदगी गलत जा रही है। एक और बड़ी बात यह है कि आज लोग तुलना में जीते हैं। पहले लोग अपने आसपास के माहौल से तुलना करते थे, अब पूरा इंटरनेट तुलना बन गया है। चाहे पढ़ाई हो, पैसा हो, लुक्स हो या सफलता, हर कोई किसी न किसी से अपनी लाइफ को कमतर समझने लगता है। यही तुलना धीरे धीरे इस सोच में बदल जाती है कि मेरी लाइफ खराब है। मार्क बताते हैं कि असल में दुनिया खराब नहीं हुई है, हमारी ध्यान देने की आदत खराब हो गई है। हम अच्छी चीजें नजरअंदाज करके बुरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यही निगेटिव फोकस हमें महसूस कराता है कि हर तरफ गड़बड़ है। इस अध्याय का सार यही है कि आज की दुनिया में समस्या दुनिया नहीं, बल्कि हमारा ध्यान, हमारी तुलना और हमारी उम्मीदें हैं। जैसे ही हम अपने ध्यान को संतुलित करना सीखते हैं, दुनिया वैसी बुरी नहीं लगती जैसी पहले लगती थी। चैप्टर 6, असली आजादी क्या है। दोस्तों, मार्क बताते हैं कि हर इंसान आजादी चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग आजादी का मतलब गलत समझते हैं। हमें लगता है कि आजादी वही है जब हम जो चाहे कर सकें, जब चाहे करें और किसी की रोक टोक ना हो। लेकिन मार्क साफ कहते हैं कि यह असली आजादी नहीं है, यह सिर्फ एक भ्रम है। असली आजादी तब मिलती है जब इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं रहता। आज की दुनिया में जितनी ज्यादा आजादी हमें मिली है, उतने ही ज्यादा हम उलझ गए हैं। अनगिनत ऑप्शन, हजारों रास्ते, हर दिन नए नए मौके, ये सब हमें आजाद नहीं करते, बल्कि हमें और ज्यादा कंफ्यूज और बेचैन करते हैं। जब आपके पास बहुत सारे चुनाव होते हैं तो आप अपनी लाइफ को दिशा नहीं दे पाते। मार्क कहते हैं कि असली आजादी विकल्पों को कम करने से आती है, बढ़ाने से नहीं। असली आजादी वही है जहां इंसान खुद तय करता है कि उसे किस चीज के लिए ना कहना है। अगर आप हर चीज के पीछे भागते रहेंगे, पैसा, मजा, नाम, शोहरत,
दखल, ध्यान, तो आप स्वतंत्र नहीं बल्कि इन चीजों के गुलाम बन जाते हैं। मार्क बताते हैं कि किसी भी इंसान की ताकत वहां से शुरू होती है जहां वह खुद को सीमाएं देता है। सीमाएं इंसान को कमजोर नहीं बनाती बल्कि उसका फोकस मजबूत करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप यह तय कर लें कि आपको हर दिन क्या काम करना है और क्या नहीं करना है, तो आपकी लाइफ ज्यादा साफ, ज्यादा शांत और ज्यादा स्थिर हो जाती है। समस्या यह है कि हम हर इच्छा को पूरा करना चाहते हैं और यही गलती होती है। इच्छा कभी खत्म नहीं होती, वह बढ़ती जाती है। आज आपको कुछ चाहिए, कल उससे ज्यादा चाहिए और परसों उससे भी ज्यादा। अगर इंसान अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहा तो वह कभी शांत नहीं रह सकता। मार्क कहते हैं कि असली आजादी तब मिलती है जब हम तय करते हैं कि कौन सी इच्छाएं सच में हमारी है और कौन सी सिर्फ दिखावे या डर की वजह से पैदा हुई हैं। जो इच्छाएं हमें थकाती हैं, उनसे आजादी चाहिए। नॉट फ्रीडम टू डू एवरीथिंग, बट फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी डिजायर्स। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि आजादी कोई बाहर की चीज नहीं, यह आपकी सोच का हिस्सा है। जब आप अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेते हैं, तब आप अपनी लाइफ पर कंट्रोल पा लेते हैं। और यही असली आजादी है, जहां आप खुद को चुनते हैं, न कि दुनिया आपको चलाती है। चैप्टर 7, मानवता क्यों संभाली रहती है। दोस्तों, मार्क मैनसन इस अध्याय में बताते हैं कि इंसान और मानवता अक्सर मुश्किल हालातों में भी कैसे टिके रहते हैं। अगर हम इतिहास देखें तो पाएंगे कि इंसान लगातार चुनौतियों, संघर्षों और संकटों का सामना कर पाया है। महामारी, युद्ध, गरीबी, आपदाएं, इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद मानवता संभलती रही। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी उम्मीद रखने की क्षमता। उम्मीद हमें बताती है कि मुश्किलें स्थायी नहीं हैं और हम उन्हें पार कर सकते हैं। मार्क कहते हैं कि इंसान तब भी आगे बढ़ता है जब वह खुद पर और अपनी समझ पर विश्वास करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि इंसान कमजोर हो गया है, लेकिन असलियत यह है कि हर पीढ़ी ने अपनी समस्याओं के बावजूद नई तकनीक, नई सोच और नए समाधान खोजे हैं। यही वजह है कि मानवता कभी पूरी तरह टूटती नहीं। दोस्तों, इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मानवता की मजबूती केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, ये आती है हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे मूल्यों से। जब हम डर, तनाव या कठिनाइयों के बावजूद सही फैसले लेते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो मानवता का ये संगठित रूप बचा रहता है। मार्क यह भी बताते हैं कि आज की दुनिया में निराशा और डर का माहौल ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ खो गया है। हर बार जब इंसान संकट में भी उम्मीद और साहस नहीं खोता, तो दुनिया आगे बढ़ती है। मानवता का अस्तित्व इसी छोटे छोटे कार्यों, छोटे छोटे सुधारों और लगातार कोशिशों का नतीजा है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि मानवता इसलिए संभली रहती है क्योंकि इंसान कभी पूरी तरह हार नहीं मानता। मुश्किलें आएंगी, दर्द होगा, धोखा मिलेगा, लेकिन उम्मीद और सही सोच इंसान को हमेशा उठाती है। जब हम अपनी भावनाओं, अपनी उम्मीदों और अपने निर्णयों को समझकर चलते हैं, कभी मानवता का यह संगठित रूप मजबूत रहता है। मार्क का अंतिम संदेश यह है कि मानवता का अस्तित्व केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि हमारी अंदर की ताकत, समझदारी और साहस से जुड़ा है। जब इंसान खुद संभलता है, तभी समाज और दुनिया भी संभलती है। कंक्लूजन। दोस्तों, मार्क मैनसन की किताब एवरीथिंग इज फक्ड हमें यह समझाती है कि दुनिया उतनी खराब नहीं है जितनी हमें महसूस होती है। असली समस्या हमारी सोच, हमारी उम्मीदें और हमारी भावनाएं हैं। उम्मीद जीवन देती है, लेकिन अगर गलत तरीके से ली जाए तो दर्द और चिंता बढ़ा देती है। हमने जाना कि इंसान के फैसले भावनाओं और तर्क दोनों से बनते हैं और इन्हें संतुलित करना सीखना जरूरी है। दर्द हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। कंट्रोल की चाह हमें थकाती है, जबकि असली आजादी अपनी इच्छाओं और मूल्यों को समझने में है। आज की दुनिया में सब कुछ खराब लग सकता है, लेकिन यह हमारी तुलना और ध्यान का परिणाम है। दोस्तों, जिंदगी की मुश्किलों से डरना नहीं, उनसे सीखना है। उम्मीद और सोच को समझकर जीना है।